जो बच्चे हैं वो कितनी एज के बच्चों के साथ नफसियाती मसाइल होते हैं और क्यों होते हैं? अगर माँ को डिप्रेशन है, माँ प्रॉब्लम में है, एंग्शियस है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो आवाजें सुन रहा है, इस तरह के इन्वायरमेंट में है, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ उससे इफेक्ट हो रही है। आप कहते हैं ना बेटी ना हो बेटा हो, तो मसलन सब सारे बेटे हो तो फिर तो ये खत्म हो जाए सारा सिलसिला, फिर तो आगे हमारी अगली नस्ल ही ना आए। लड़का पैदा हो मिठाइयाँ बढ़ती हैं जी, हर कोई जो है वो फरमाइशें कर रहा होता है। तो इस तरह मत सोचिए। आप वो जो प्रेशर देते हैं ना किसी बेटी को, बच्ची को कि जी आप बेटा ही चाहिए, वो फीमेल की तो हालत हो गई है और साथ में वो बच्चे को भी ट्रीट करवा रही है कि एक बंदा या बंदी आपको छोड़ के गए तो आप पूरी जिंदगी में ही अपनी जिंदगी से ही आप कट हो गए, आपने पूरी रिश्ते खत्म कर दिए। जाहिर है कुछ ना कुछ लड़की कह के छोड़ती है ना कि तुम जॉबियन नहीं हो, या तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, या तुम जो है वो तुम्हारे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HR डिजिटल का एक और प्रोग्राम लेके आपका होस्ट हारून राजपूत हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं इंसानी नफ्सियात पे, ह्यूमन साइकी जिसे कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि बेस जो है आप कहें सारे मसाइल की यही से शुरू होती है और उसके पीछे क्या अनासिर होते हैं कि जो किसी भी इंसान को, आप कहते हैं ना जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं कि यार ये साइको पेशेंट है, नफ्सियाती मरीज है, तो उसके पीछे महरक़ात क्या होते हैं। तो उसके हवाले से हमारी मुल्तान की एक बहुत ही कहना चाहिए कि इसमें जिनका एक्सपीरियंस्ड है और माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत है, डॉक्टर फहमीदा साहबा मेरे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह ये बेसिकली सियाल मेडिकल सेंटर जो मुल्तान है वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस करती हैं। तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ इस प्रोग्राम में। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा। यानी कि माहिर नफ्सियात, अच्छा। और स्पीच थेरेपी भी करवाती हूँ, अच्छा। और एज अ साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, मतलब हिप्नोटाइज जैसे करते हैं। तो बच्चों के हवाले से आप बात कर रही थी, जब आपसे मेरी बात हुई तो बच्चों के हवाले से क्या नफ्सियात के हवाले से आप उनकी भी नफ्सियात के हवाले से उनको करती हैं डील आप? तो जी बिल्कुल। अब अच्छा। आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव होने की वजह से मतलब पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चे क्यों हाइपर एक्टिव हैं, काम क्यों नहीं कर रहे, उनकी फाइन मोटर स्किल्स क्यों काम नहीं कर रही, लेकिन वो बच्चों को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ, ये बच्चे इस तरह से हाइपर एक्टिव है, लेकिन उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं वो क्यों हो रहे हैं ये तो एक अलग वो है, लेकिन पेरेंट्स को एडमिट करना वो ज्यादा जरूरी है। बच्चा सुनता है, रिस्पॉन्स करता है, ये किसने कह दिया कि बच्चा, उसकी लर्निंग हो कैसे रही है, वो जैसे पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले भी उसकी लर्निंग हो रही होती है, तो उसके बाद जो है उसकी मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करें कि बच्चा हमारा नॉर्मल है, क्या इसका माइलस्टोन्स नॉर्मल है। इवन 10 साल का बच्चा हो जाता है, लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, मतलब उनको आइडिया नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा आपके रेफरेंस से थोड़ा हमारा अवेयरनेस होगी, बहुत अच्छा। मैं आपको बल्कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रही हूँ इस बात पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर जो है ना उनका बेस कर रहा होता है पूरा, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग। बिल्कुल जी। कितनी एज के बच्चों के साथ नफ्सियाती मसाइल होते हैं और क्यों होते हैं? पहले तो हम बात करेंगे कि एज क्या क्या और क्यों होते हैं, और क्या बच्चों के साथ बच्चों की इतनी होती है, उनको इतनी मसलन परेशानियां, वो तो जाके मसलन कोई जिस तरह उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां आती हैं। अगर माँ को डिप्रेशन है, माँ प्रॉब्लम में है, एंग्शियस है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो आवाजें सुन रहा है, इस तरह के इन्वायरमेंट में है, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ उससे इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो जैसे पैदा होता है, ठीक है, वो वैसे ही डरा सहमा होता है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में उसने ऐसे हालात फेस किए हैं, ठीक है, और फिर बच्चा अगर माँ उससे दूर हो जाती है, उससे बाप की आवाजें, जिस एनवायरनमेंट में हम उसको रखते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो उनसे फेमिलियर होता है, ठीक है। तो वो अगर बच्चा माँ जैसे दूर होती है तो बच्चा इनसिक्योर सा फील करता है, कोई रूम में नहीं होता क्योंकि उसको आवाजें सुनने की आदत है, ठीक है। बच्चा वॉइस, अब बच्चा जैसे पैदा होता है तो आप उसको चेक करें कि बच्चा सुन सकता है, मतलब पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि बच्चा हमारा सुन सकता है या नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको सुनने के लिए भी जो है वो आपकी मतलब बच्चे की हियरिंग चेक करें, कोई चम्मच के साथ कुछ बजाएं, कोई आपके पास कोई चीज नहीं है तो कोई बर्तन बजा के देखें, बच्चा उस साइड पे आई मूव कर रहा है, अपनी नेक मूव कर रहा है। ये पैदा होने के बाद की बात बता रही हूँ, ठीक है, कि एक 15 दिन में आप ये चेक कर लें, मॉनिटर करें अपने बच्चों को कि हाँ इसको ये है। हाँ, फिर बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी भी हो सकती है, मतलब बच्चा जो है वो माँ जो है उससे दूर रखा गया है माँ से, ठीक है, वो किसी और का आदी है, लेकिन वो मतलब इनसिक्योर सा हो गया है।
वो रोना स्टार्ट कर देगा, इरिटेट सा होगा, ठीक है। अब जैसे आवाजें वगैरह सारा कुछ हो गया, अच्छा जब जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर उसको क्योंकि चूंकि आपने उसको मॉनिटर नहीं किया, उसकी मेंटल हेल्थ को जो है वो नहीं देखा, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपने कहा बच्चा है चलो 3 साल का, मतलब जैसे पेरेंट्स आके कह रहे होते हैं 5 साल का होगा तो देखेंगे, मतलब सब कुछ उसके सामने कर रहे होते हैं बच्चे के सामने, तो वो देख रहा होता है। भाई आप एक एग्जाम्पल हो अपने बच्चे के सामने, जो आप करोगे वो करेगा, वो वही करता है जो आप करते हो। जब आप बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में रखते हो वो वही करता है। अगर आप बच्चे को बार बार रोक टोक कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, बच्चा याद रखता है कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया था, वो बुरा भी उसे कहता है। अच्छा ये फिर यही तो ट्रॉमेटाइज इवेंट्स बन जाते हैं कि खाला मामू चाचू ने कुछ कह दिया बच्चे को पेरेंट्स से हटके, तो बच्चा जो है उसको दिल पे लगा लेता है। अब जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, 18 साल की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो उनको ये सारे इवेंट्स याद होते हैं कि मेरी खाला ने मेरे साथ ये किया था, मेरी नानू ने मेरे साथ ये किया था, मेरे दादा ने ये बात की थी, इस तरह से मुझे डांटा था, उसके बाद मैं सहम गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होना शुरू हो गया था। तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, ये आपके घर से, आपकी फैमिली से होता है। तो फैमिली जो है वो अक्सर बच्चे को, नहीं तू पीछे हो, नहीं तुम पीछे हो, नहीं इधर बैठो, इधर करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो बच्चों को हम रोक टोक कर करके उनकी पर्सनालिटी को हम शैटर्ड कर देते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फिर बच्चे की पर्सनालिटी को देखा नहीं, डरे सामने इंटरव्यू में भी परेशान होते हैं कि हाय क्या करें, कैसे करें। एंजाइटी उनको, एक तो नॉर्मल एंजाइटी है, वो तो होती ही है, हर इंसान को ही होती है, तो वो एक टाइम के लिए होती है, थोड़े से फिर खत्म हो जाती है। तो लेकिन इतनी ज्यादा एंजाइटी कि वो कुछ भी ना कर सके, उसकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और फिर एक इसकी मेन रीजन जो है होती है, वो बच्चे की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, इतने प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हम बच्चे को बहुत ही अर्ली एज में उस पर दबाव डालने लगते हैं। तुम्हें मैं मारूंगा थप्पड़, तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस तरह से। तो जब बच्चे को इतना ज्यादा आपने प्रेशराइज करना है कि छोटी छोटी चीज पे, भाई बच्चा है, अगर बड़ा होता तो आराम से नहीं बैठ जाता, बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरह ही डील करें, कि बच्चा आपके साथ प्यार से रहना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है, स्टोरी सुनना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल क्या है, मोबाइल दे दिया, टाइम खत्म, कार्टून, बच्चा हाँ। और सबसे मेन चीज जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म ये होता है कि बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता किसी से भी, मतलब रियलिटी उसकी माइंड में ये होता है कि रियलिटी कुछ और होती है, मतलब वो हमें नहीं देख रहा। यहाँ पे अगर कोई बच्चा मौजूद है वर्चुअल ऑटिज्म वाला, तो उसको ये नहीं पता कि ये प्रेजेंट चीजें क्या है, वो अपनी लाइफ में जिंदा रहता है, मतलब अपनी कार्टून्स वगैरह में, और इसने जैसे उसकी लाइफ ख्याली दुनिया है, उसने अपना बना लिया। हाँ, तो वो उसी तरह से, क्योंकि उसको हमने अपनी फैमिली से इंटरेक्शन नहीं दिया, कम्युनिकेट ही नहीं किया। पेरेंट्स बिजी हैं, ददयाल में बिजी हैं, ननियाल में बिजी हैं, जो भी है, पेरेंट्स को टाइम नहीं है, उन्होंने मोबाइल दे दिया। बच्चा जो है इतनी अर्ली एज में, 3 माह की एज में ही तुम पेरेंट्स खुश होकर बता रहे होते हैं कि मोबाइल बच्चा हमारा चला लेता है, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। आपका बच्चा मोबाइल तो चला लेता है, वो स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जाता है, बच्चा आपसे दूर हो गया ना, उसको इमोशंस का पता है, मेरी माँ रो रही है, मेरे बाप को प्रॉब्लम है, तो बच्चा दूर कर दिया हमने। तो फिर बच्चे को पैदा करने का फायदा क्या है, अगर आपने उसको देना ही मोबाइल है? तो वो फिर वर्चुअल ऑटिज्म इस तरह से केसेस बनते जाते हैं, फिर पेरेंट्स को पता नहीं चलता। 4-5 साल की एज में बच्चे को आइडिया होता है कि पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इस डॉक्टर ने ये कहा है, क्या ये वाकई ऐसा है, क्या इस तरह से है, क्या ये ऑटिज्म तो नहीं है? क्योंकि ऑटिज्म तो ये होता है कि वो रियल लाइफ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता ना। तो अब ये 3-4 केसेस तो बिल्कुल ठीक किए हैं मैंने, 2 बच्चे और 2 बच्चियां। तो शेयर करें कोई हमारे साथ? एक चौकमुंडा की आई थी, तो उनकी बहुत ही हाइपर और इंटरेक्ट नहीं करती थी, उनको उनकी मदर हो गई थी बीमार, ठीक है, तो उन्होंने मोबाइल दे दिया बच्चों को। चौकमुंडा यही हमारे मुल्तान से नजदीक चौक आजम वाली साइड। अच्छा, ठीक है। तो वो इधर ही शिफ्ट हो गए कि हमने, मेरे बच्चों में इतनी 1 वीक में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इधर ही उन्होंने, मतलब खान जी, वो है, हाँ जो भी है जी, तो वहां पे उन्होंने अपना शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जी आना स्टार्ट कर दिया डेली बेस पे, तो उनके सेशन स्टार्ट हुए। तो बच्चों को मतलब रियल लाइफ में लेके आना एक, मतलब एक ये भी एक लंबा प्रोसेस है, तो खैर इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो उनके सेशंस होते रहे 20 मिनट, सिर्फ ओनली 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में ही एक बच्ची नॉर्मल स्कूल जाने लग गई है, और दूसरी का भी चल रहा था।
तो उनकी मदर फिर बीमार हो गई, तो वो चीज प्रॉब्लम क्या थी उनकी? ऑटिज्म प्रॉब्लम के हिस्ट्री कोई उन्होंने क्या बताया आपको, बच्चों को क्या हुआ था? हुआ यही था ना कि कार्टून वगैरह देखने लग गए थे, ठीक है, ठीक है। तो वो रियल लाइफ में नहीं रहे ना, रियल वर्ल्ड को में टाइम नहीं देते थे, वो टाइम, हाँ वो मेड पे थी बच्ची। अच्छा, मेड क्या कर सकती है, कुछ नहीं करती ना, वो सिर्फ पेरेंट्स अगर गाइड करें, इंस्ट्रक्ट करें तो ही हो सकता है। किसी चीज को आप बच्चों को टाइम नहीं देते, उसको मेड के हवाले कर देते हैं, या अगर जो घर के आपके मामलात हैं, फसाद हैं, झगड़े जो भी होते हैं कोई भी मियां बीवी के, उसका आपने मुझे जिस तरह बताया कि बच्चे बहुत असर लेते हैं, उनको ये भी याद होता है कि खाला ने फलां टाइम ये बात की थी। तो ये खाली, ये देखें ना जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये खाली पेपर है, ये बच्चे का ये माइंड है, आप जैसे ही इस पे लिखना शुरू करेंगे, वो छोटा हो, आप लिखते चले जाएंगे, इसको भरते चले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन टू यू, ये आप उसके बिल्कुल 100% आप रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स, माहौल, सबसे पहले पेरेंट्स है, पेरेंट्स ही माहौल देते हैं। तो मेरे लिए बड़ा है कि जो बच्चे माँ के यानी कि अभी पेट में हैं, तो माँ के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो बच्चों को भी आगे जाके डिस्टर्ब करती है, और फिर जब तन्हाई का शिकार होते हैं तो फिर तन्हाई के शिकार बंदा क्या करता है, वो ड्रग लेता है, वो आइस लेता है। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को कोशिश करें कि खुद टाइम दें प्रॉपर, और उनको हर वक्त ये झगड़ना, उनको डांटना, इट्स नॉट गुड। तो अच्छा डॉक्टर साहबा, दूसरा ये कि आप ये बताएं कि जो आप क्या समझती हैं आपके बच्चों को, इसका अब हमने हल भी तो ढूंढना है ना, जो हुआ इस प्रोग्राम को जितने लोग देखेंगे, आपके ख्याल में किस तरह बच्चों को दूर रखा जा सकता है इन चीजों से, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दिया जा सकता है कि वो जब इस दुनिया में आए तो वो पहले से ही कुछ इस तरह की चीज ना लेके आए जहन में, और उसके बाद का भी जो मैं कहता हूँ, चले जी हम इसको कैटेगराइज करते हैं लेके बचपन से 18 साल की एज तक, जब टीन एज बना जाता है, क्या ऐसी प्रिकॉशन है जो हमें लेनी चाहिए अपने बिहेवियर्स को लेके, अपनी सारी चीजों पे, वो काइंडली? सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस क्या है, वो यही है कि आपने जो है पेरेंट्स का रिलेशनशिप जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो अंदर से जितने एक दूसरे पे गुस्सा हो, जितना दिल कर रहा हो मारने को, गाली गलौज करने को, रफ कमरे में जाके मारे हाँ, प्लीज काइंडली अपने बच्चों को उस मासूम जहन को दूर रखें। उसके लिए सब रिश्ते अहम है, उससे तो सब प्यार करें ना। जी जी बिल्कुल। तो उसको अपनी दादी, नानी, चाची, मामी जो भी हैं, उनको उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स में बताएं कि हाँ ये है, इस तरह से है, ये आपसे प्यार करती है। उसके जहन में ये आप अपनी जो पॉलिटिक्स है, अपनी जो आपको जो इंसान अच्छा नहीं लगता, बच्चों को यूज मत करें। बच्चे को उनकी पर्सनालिटी डेवलप होने दें। उन्होंने हर बंदे से सीखना है बच्चे ने। अगर उसके माइंड में ये आ गया कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो वो क्या सीखेगा? उसके माइंड में शुरू से ही पॉलिटिक्स होती है। बच्चे में भी आप खुद डेवलप कर रहे हो कि हाँ ये पता करके आओ जरा, चाची क्या कर रही है, बाबा ये कह रहे हैं, मामा ये कह रही है, या माँ को या बीवी को शोहर ने कुछ कहना है, या उसको गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे, तो वो कमरे में जाके कर ले, या मोबाइल पे कर ले, कॉल करके उस पे गुस्सा निकाल ले जब माँ अलग बैठी हो। लेकिन काइंडली बच्चों को उसमें ना इन्वॉल्व करें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यही चीजें आप समझती हैं कि होना चाहिए? ड्यूरिंग, हाँ। अच्छा, यही है। क्योंकि जैसे ही एक मदर जो है, ठीक है, वो स्ट्रेस में ऑलरेडी होती है, ससुराल का प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं, इस तरह से है, फिर हस्बैंड का प्रेशर भी एक अलग होगा, तो फिर वो कैसे सरवाइव करेगी ना। उसको थोड़ा सा एटलीस्ट ख्याल करना चाहिए। कुछ भी मतलब मैंने अच्छे खासे मतलब देखे हैं घरों के लोग भी तो इस तरह, लेकिन वो सरवाइव ही कर रही है जो लड़की है, ठीक है। वो इस चीज पे है कि जब प्रेग्नेंट है, भाई अल्लाह के बंदो आप लोग उसका ख्याल करो, उसको काम पे जरूर लगाओ। मैं ये नहीं कहती कि काम छुड़वा दें, आप आराम से उसको बिठा दें, बस बिल्कुल रेस्ट दे दें, नो, लेकिन इतना भी ना कराएं कि उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। इतनी बड़ी जहालत है हमारी कौम की पूरी, मैं कहता हूँ इसको, और अदर कंट्रीज मुझे नहीं पता, पाकिस्तान और इंडिया में बिलखुसूस, कि जी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब वो प्रेगनेंसी है, वो उन्होंने बताया, मैं उनकी बात समझ गया कि शोहर का प्रेशर अमूमन क्या होता है। हम में से मोस्टली लोग, कम से कम मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता, तो मैं तो समझता हूँ कि बेटियां अल्लाह की रहमत है, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक सबको बेटियां दे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत इस बारे में, उनके भी हदीस है उन्होंने तो। और अब बात ये आ जाती है कि आप कैसे ये कर सकते हैं, आप भी तो यार किसी के बेटे हैं, वो तो आपकी जो माँ थी वो क्या फीमेल नहीं थी? आप कहते हैं ना बेटी ना हो बेटा हो, तो मसलन सब सारे बेटे हो तो फिर तो ये खत्म हो जाए सारा सिलसिला, फिर तो आगे हमारी अगली नस्ल ही ना आए। तो इस तरह मत सोचे। आप वो जो प्रेशर देते हैं ना किसी बेटी को, बच्ची को, कि जी आप बेटा ही चाहिए, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से जिस तरह भी हो तो बेटा जाता है, मगर वो जो उसमें स्ट्रेस जो सारे
उस अरसे में उसने अपने जहन पे लिया होता है, तो फिर उसका नतीजा कि वो जो बच्चा है ना, वो पूरी उम्र जो है ना, वो आप उसको एक अच्छा शहरी और एक कॉन्फिडेंस वाला जो है एक इंसान कहते हैं ना, वो कभी भी नहीं बनता। तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इनफैक्ट ऐसा ही है, ना सिर्फ देहातों में बल्कि शहरों में भी ऐसा ही है। इन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरी वो फीमेल की तो हालत हो गई है, और साथ में वो बच्चे को भी ट्रीट करवा रही है। बच्चे के भी साथ में सेशंस हो रहे हैं, माँ के भी हो रहे हैं, कि माँ जो है वो इस तरह, और करवा कौन रहा है? उसकी माँ बाप, लड़की के माँ बाप, कि भाई अब इसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि इसने अपने बच्चों को चीखना चिल्लाना मारना स्टार्ट कर दिया है, तो हम जो है वो इसको ट्रीट करवाएं। तो ये अच्छा नहीं कि एक हेल्दी बेटी आ जाए, बजाय इस तरह की आप स्ट्रेस देके अनहेल्दी बेटा लें। तो आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। और देखें, आपने जैसे बहुत अच्छा बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां ही थी, ठीक है। तो हमें जो है बेटी की रिस्पेक्ट भी करनी है, और साथ में जितनी हमारे घर में फीमेल्स हैं, या बहन है या माँ है या बेटी पैदा होने वाली है या हो जाती है, तो उसको रिस्पेक्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें, स्टार्ट से ही उसको वो करवाएं कि चलो कोई बात नहीं है। उसको इतना इंफीरियर फील कराया जाता है कि जी पैदा हो गई है। इवन हमारे हर जगह ये चीज है कि पैदा हो गई है, अब लड़का पैदा हो मिठाइयाँ बढ़ती हैं जी, हर कोई जो है वो फरमाइशें कर रहा होता है जी, इसका हम अकीका भी नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कर रहे, हम वो भी नहीं कर रहे। तो बेटी का क्यों, बेटी के साथ क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, उसमें मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि आप प्लीज ना इतना टॉर्चर करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, और उसके बाद भी जब बच्चे बड़े होते हैं। आपने जो लड़ाई झगड़े जो भी मामला आपके हैं अपने तक रखें, बच्चों को इनसे दूर रखें। और दूसरी बात ये कि बच्चों को फिर वो आगे जाके आपको उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी बातें आपको डॉक्टर, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दूसरा टॉपिक जो बड़ा लोग सुनना चाहते हैं, मैं उस तरफ आ जाता हूँ जी। ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, मैं उसको भूल नहीं पा रहा। अब ह्यूमन साइकी पे आते हैं जो मेन है हमारा, यानी किसी इंसान को, सीधी बात करता हूँ, कोई लड़का है वो किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की ने उसको छोड़ दिया, वो अब उसे नहीं मिलना चाहती। हम इस तरह अभी मर्द को जरा मजलूम बना देते हैं, या दूसरी तरफ करें और लड़के ने छोड़ दिया। तो ये क्या है बेसिकली कि वो पागल हो जाते हैं लड़के, वो अपना काम काज भी भूल के सिर्फ वो जिसे मजनू होते हैं, और इसी तरह लड़कियां भी हैं। तो ये क्या दिमागी कोई मसलन कोई प्रॉब्लम है कि आप अपना आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पूरी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, वो जब इस दुनिया से जाते हैं आप उनको, मेरा ख्याल अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, हर बंदे की भूल ही जाते हैं। तो वो एक बंदी जो आपकी जिंदगी में मेरा ख्याल बामुश्किल कोई 2 सालों से आई है, 1 सालों से, आप उसके लिए पूरे रिश्ते खत्म कर देते हैं, और उसके बाद अगर वही आपको छोड़ के चली जाए तो फिर आप एक मरीज बन के रह जाते हैं। तो ये क्या बेसिकली दिमागी जरासीम है, किसी को भूलना? बाद में पूछूंगा कि भूला कैसे जाए, अभी फिलहाल बताएं व्हाट इज दिस। पेरेंट्स का ही इसमें जो है बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग अगर अच्छी है ना, तो बच्चा कहीं भी डेविएट नहीं हो सकता। तो बच्चे डेविएशन क्यों होती है, वो इसी की रीजन है। रिलेशनशिप्स क्यों लड़का या लड़की बनाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली से डेविएट होते हैं, क्यों? इसी वजह से जो हमने पहले बात की है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हैं। बच्चे को चाहिए मेंटली सुकून, मेंटली रिलैक्स होना चाहता है। जब वो यंग हो जाता है, अडल्ट, उसमें एडोलेसेंट एज में आता है 18 to 20, ठीक है, तो बच्चा डिस्टर्ब हुआ होता है उस टाइम। वो कहता है कि अच्छा चलो यार मोबाइल तो है, कि क्योंकि अभी एक्सेस है कि वो जल्दी से किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से, मतलब इंस्टा है, बहुत सारी सोशल मीडिया है, तो बहुत आसान है बात करना ऑपोजिट जेंडर से। फिर बात करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें वैसे ही एक अच्छा वो एक आपने क्या कहना चाहिए, अट्रैक्शन रखी है, ठीक है, अट्रैक्शन रखी है इस ऑपोजिट जेंडर से मुखालिफ में होती है। बिल्कुल ऐसा कि क्योंकि आपने आपकी सारी चीजें आप देख चुके हो, आप बात कर चुके हो, आपको अपनी वॉइस ये वो, तो आप ऑपोजिट जेंडर को वैसे ही लाइक कर रहे होते हो, ठीक है, उस एज में, ठीक है, वो स्पेसिफिक एज होती है। क्योंकि एक बच्ची घर में रही है, बच्चा घर में रहा है, वो बाहर जाता है, बाहर चीजें देखता है, कि उसको मोबाइल जो है उसमें देखना स्टार्ट करता है, तो उसका दिल करता है कि यार इस वाले बोर माहौल से निकलो, ये क्या है। तो वो उन माँ बाप को भूल ही जाएगा ना जी। फिर भी नहीं भूलते, लेकिन यहाँ पे बच्चे का कसूर फिर भी नहीं है इतना जितना पेरेंटिंग का है। लेकिन बच्चों का अगर हम उसको चेक इन बैलेंस रखें, पेरेंट्स का काम है ये। अगर बच्चा 18 साल का है, 17 साल का है, 19 साल का है, उसमें भी पेरेंट्स अगर चेक इन बैलेंस रखते हैं तो बच्चा एटलीस्ट इतना डेविएट नहीं होता जितना आजकल हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, एटलीस्ट
पेरेंट्स को इतने नहीं पता होता कि हमारा बच्चा जब किसी और से बात कर रहा है, वो हर टाइम मोबाइल यूज कर रहा है, हर टाइम ही उसके बातें हो रही हैं, फिर उसकी हेल्थ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है इसकी वजह से कि ब्रेकअप हो गया है। तो ब्रेकअप हो गया तो वो कहता है कि हाय मुझे पैनिक अटैक आ गया, मेरे दिल को कुछ होगा, मैं तो इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्यों, क्या ऐसी फीलिंग्स आती हैं आपके ख्याल में कि कैसे नहीं रह पाते, क्यों पागल हो जाते हैं बिल्कुल? क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है, वो इतना टाइम तो बात करते रहते हैं। ठीक है। एक तो मैंने 15 साल बात करते रहे हैं साथ में, ठीक है, मतलब उनका अच्छा खासा था काम, सॉरी रिलेशनशिप, जी जी, ठीक है। तो 15 साल बाद उनकी शादी जब मतलब होनी थी, उस टाइम वो मेरे पास आए, हुई नहीं थी उसमें, टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तब मैंने उनकी शादी कराई। मतलब मैंने तो इस तरह से कराई कि थोड़ा सा उनको, लड़की को समझाया, उसकी काउंसलिंग की, क्योंकि वो भी थोड़ी वो हो गई थी कि मैंने इस आदमी से करती, फिर उससे भी समझाया, दोनों की मतलब काउंसलिंग की, ठीक है। तो फिर उनको थोड़ा समझ आया कि हाँ हमने इतना टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया है और इस तरह से अब हमें इस तरह से ही टाइम गुजारना है, साथ शादी करके रहना है। तो फैमिलीज को उन्होंने खुद ही समझा लिया था फिर, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर इतना टाइम है या इतना हो गया तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम दें प्लीज, फ्रेंडली थोड़ा सा हो पेरेंट्स। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकें कि शादी करें या ना करें। वो इतने रिलक्टेंट हो जाते हैं कि पेरेंट्स थोड़ी सी भी स्पेस नहीं देते, तो फिर वो रोएंगे ही, थोड़ी सी दें, उसे देखें, अगर लड़का है वो फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट्स को इतनी बच्चे को इजाजत होनी चाहिए कि ये इसको मैं लाइक करती हूँ या करता हूँ, अगर है तो फिर वो जाके अपने पेरेंट्स से बात करें, ठीक है। वो उसी टाइम में वो हो जाता है, मसला हल हो जाता है। अगर तो वो एग्री है तो ठीक है, अदरवाइज खत्म। अगर इतने साल रिलेशनशिप चलेगा, अटैचमेंट हो जाएगी, तो आपको पता है कि जानवर से भी इंसान रहे 2-4 दिन भी रहे तो उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप बात करते हो किसी से, इवन नॉट ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर भी केसेस है हमारे, तो उसमें भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। इवन लड़के भी रो रहे होते हैं लड़कों के लिए, ठीक है। तो लड़कियां भी इस तरह से हैं। तो रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो सारा प्रॉब्लम आता, मेन रूट कॉज जो है वो बच्चों की रेयरिंग है, ठीक है, जिस तरह से हुई है। जो उनके नेगेटिव जो इवेंट्स होते हैं उनके माइंड में, या वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है उनके घर में, एनवायरनमेंट इस तरह से है, तो बच्चा उससे फरार चाहता है, ठीक है, फरार चाहता है कि भाई कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए दुनिया एक मतलब एक वो फैंटेसाइज कर रहा होता है हर चीज को। हो गया जी, मोहब्बत होगी, दो एक लड़के लड़की को आपस में मोहब्बत होगी, लड़की ने लड़के को छोड़ा है, उसके बाद के जो हालात होते हैं, मैं आज तक उसको कोई कर नहीं पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आती, कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि वो जो फेज होता है, भी नहीं रह पाएंगे, बात जगहों पे मैंने देखा वो फेज लंबा भी हो जाता है, और सिंसियरिटी या रियल मोहब्बत होती होगी जो भी। तो ये बेसिकली मोहब्बत, आप इसको लफ्ज कह सकते हैं या कोई ज़हनी इसको बीमारी कह सकते हैं, कि एक बंदा या बंदी आपको छोड़ के गए तो आप पूरी जिंदगी में ही, अपनी जिंदगी से ही आप कट हो गए, आपने पूरी रिश्ते खत्म कर दिए। तो ये क्या, किस तरह किसी की जिंदगी, मैं इस तरह पूछता हूँ आपसे, अपने जहन से कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि बंदा, आप किसी के मोहब्बत में, तो उसने आपको लिफ्ट नहीं किया भाई, किक आउट कर दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, आप कैसे आ सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस? अच्छा, आजकल जो मोहब्बत हो रही है, वैसे है मोहब्बत तो है जी, जी। लेकिन आजकल जो हो रहा है जी, जी। वो इस तरह से है कि हर दूसरा, मतलब एक छोड़ते हैं फिर दूसरे के बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी 3-4 ब्रेकअप भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका ये मोहब्बत तो ना हुई ना, लेकिन उसका फेज होता है। अच्छा, ठीक है, उसका फेज है 1 साल तक, ठीक है, जब तक कोई नई लड़की नहीं मिल जाती, तो 1 साल तक फिर उससे अटैचमेंट हो जाती है, फिर उससे भी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, अच्छा, ठीक है। तो फिर वो दिल टूट जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरी, फिर इस तरह से ये चलता रहता है। लेकिन ह्यूमन नेचर क्या है कि ह्यूमन साइकी की आपने बात की, तो वो सेटिस्फेक्शन, इंसान की नेचर है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि भाई ये मेरे से बात करी। उसकी ईगो को बहुत हर्ट होता है कि इसने मुझे छोड़ दिया, मतलब वो उसके दिमाग पे, उसके माइंड में ये बहुत चीज आती है कि यार मैं इतना हूँ, मतलब उसकी पर्सनालिटी पे एक तरह से वो होता है कि तुम ऐसे हो, तुम जाहिर है कुछ ना कुछ लड़की कह के छोड़ती है ना, कि तुम जॉबियन नहीं हो, या तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, या तुम जो है वो तुम्हारे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कह के वो छोड़ रही है ना। तो कुछ ऐसे भी लड़के हैं कि वो निकाह करना चाहते हैं, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। तो लड़कियां भी कुछ ऐसी हैं,
तो बस वो सेटिस्फेक्शन, उनकी ईगो हर्ट होती है जिसकी वजह से कि इस फेज से निकला जा सकता है? बिल्कुल क्या इस फेज से आपके ख्याल में? असल में एक चीज है हमारी माइंड, जी माइंड ठीक है, माइंड और बिहेवियर्स। अगर हम अपने माइंड को मैसेज देंगे कि यार कोई बात नहीं है, और अपना अपना सेल्फ कंट्रोल, माइंड पे अपना कंट्रोल अगर है हमें, तो हम जो है वो उस फेज से निकल सकते हैं। मतलब वो जो बच्चे इस प्रॉब्लम में मुब्तला है, ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो ये सारी चीज जो है उनके साथ निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकल सकते हैं। हाँ, और ट्रीटमेंट अगर देखें हर एक डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एक बंदा है वो मेंटली स्ट्रांग है, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो किया है, बात की है किसी लड़की से, उसको हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, घर में जो है उसका बड़ा वो है कि हमारा बेटा बड़ा अच्छा है, पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो एक लड़की उसे हर्ट कर देती है कि उसकी ईगो हर्ट होती है, वो सारा शैटर्ड हो जाता है वहीं पे कि क्या यार इसने मुझे छोड़ दिया, मेरा तो कभी लाइफ में हुआ ही नहीं था, मेरा तो पढ़ाई एम था, मैं तो एमबीबीएस कर रहा था, मैं तो इंजीनियर बन रहा था, इस तरह से था, ऐसा था। तो वो चीज उसको हर्ट कर जाती है। तो वो फेज उनके लिए फिर मेन चीज ये है कि उनको ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट से इमोशंस को डिटैच भी किया जा सकता है, ठीक है। जब एक चीज हमारे ये है कि वो अपनी ये फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर सकते, और काइंडली उससे उस चीज से उस बंदे से शेयर करें जो कि आपके साथ सिंसियर हो, आपको सिंसियर मशवरा दे सके, ठीक है। तो उससे शेयर करें, वो उससे क्या होगा कि एक कैथारसिस भी हो जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा, तो उसका कैथारसिस हो गया, तो वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा, रोना धोना उसका एक दफा निकल जाएगा। वो इतना सिवियर नहीं होगा कि उसको पैनिक अटैक आने लग गए हैं, उसको पेन होना लग, फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता, उसके माइंड में वही लड़की चल रही है, इसने मेरे साथ यूं किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इवन शादी भी कुछ नहीं पता उसको, बिजनेस का बस वो इसी पे उसमें जिंदा रहता है। हाँ, तो ये हिप्नोथेरेपी से जो है, अगर जिसके नहीं भी निकल रहे, इमोशंस डिटैच नहीं हो रहे, तो हिप्नोथेरेपी से हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग ठीक हुए भी हैं, ठीक है, उनमें मोटिवेशन आती है, वो लड़की भूल नहीं जाती, लेकिन हाँ इमोशनली इंसान डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिनके साथ ये इश्यूज हैं, लड़कियों लड़कों के इवन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, और लड़के कमिट भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही जो है एक हाँ जी एक सिवियरिटी है। तो जहाँ पे पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा जो है वो एंटी सोशल हो गया है, उसको वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो काइंडली उसको ट्रीट करवाएं। अब एक बच्ची थी, वो 4 साल से उसको मेडिसिन पे रखा हुआ है। उसको क्या था, मेरे पास एक केस आया था, उसको ये था कि उसकी मामू की डेथ हुई थी, और वो थी 13 साल की उस टाइम। तो उसकी मदर ने उसको इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। वो नींद के इंजेक्शन होते थे कि वो एकदम से अगर सिवियरिटी की तरफ चली जाती थी, और ट्रॉमेटिक इवेंट था। अगर उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाते, माहिर नफ्सियात के पास ले जाते, तो उस बच्ची का वो निकल जाता उसी टाइम ही, 3 सेशंस में हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर कंडीशन में आ जाते हैं ना कि ये हुआ है, इस तरह से, हाय मेरे मामू जिंदा है, वो इस तरह से बच्ची करती थी। लेकिन 4 साल के बाद भी उसकी मदर को समझ नहीं आई। वो पढ़ी लिखी खातून थी, जॉब करती थी, लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं है कि इनकी बेटी का मसला ये है। बस उनको मेडिसिन चाहिए थी कि मेडिसिन जो है नहीं दी तो ये बड़ी बच्ची ठीक नहीं होगी। हालांकि वो 4 साल से खा रही है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट, उसकी रूट कॉज पता चल गई, उसको बता दिया, तो वो बच्ची ठीक होने की तरफ आएगी। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो ठीक हुए हैं। अब हम आ जाते हैं, ये जो चले जी, ये जो 2 बातें तो आपने की वो तो मुझे समझ आ गई कि बच्चों की तो हम बात कर चुके। अब ये जो जिसे मैं कहता हूँ अमूमन जो है वो मोहब्बत का, लव का जो भी कीड़ा बीड़ा है, इसका भी आपने बता दिया कि एक बस वो दिमागी एक मसला ही कह लें आप, उसके लिए भी काउंसलिंग जरूरी है आई थिंक। तो अब आ जाते हैं, आपने एक वर्ड यूज किया हिप्नोटिज्म, अगर मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये व्हाट इज दिस हिप्नोटिज्म और ये क्या होता है, इस बारे में थोड़ा आप हमें गाइड करें। अच्छा, हिप्नोसिस जो है वो एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे इंसान का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको हिप्नोटाइज करना मतलब कि अनकॉन्शियस में लेके जाना, मतलब जैसे ट्रॉमेटाइज हुआ है बच्चा या बच्ची या फिर अडल्ट जो भी है, और उन पे अप्लाई किया जाता है जो कि अपनी बात बताते नहीं है, या उनकी किसी और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा, मतलब काउंसलिंग किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसके इमोशंस डिटैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स, जैसे किसी के फादर नहीं है, ठीक है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनके दिमाग से ये चीज़ नहीं निकल रही होती, 10 साल हो गए, मतलब वो उसी लाइफ में ही जी रहे होते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती,
तो वो चीज भी है। फिर ये रिलेशनशिप की भी बात की है आपने, तो इसमें भी जो है वो उसको हम डिटैच कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है बेसिकली, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसमें, ठीक है, जिसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस तरह से हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर अप्लाई करने के बाद जो है वो उससे बातें करते हैं, कुछ टॉक करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग होती है, वगैरह सेशंस होते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि उसको पहले हिप्नोटाइज, और ये हर इंसान हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। हिप्नोटाइज मेरे ज़हन में ये आता है कि किसी को अपने कंट्रोल में करना। नहीं, ऐसा नहीं। हिप्नोटाइज मींस तो यही आई थिंक। हिप्नोटाइज का मतलब ये होता है कि जो विलिंग होता है ना, जी विलिंग होता है, हाँ। ठीक है, वही हिप्नोटाइज होता है। किसी को अपने कंट्रोल में कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, ये माइंड सिर्फ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करने के लिए, उस चीज से निकालने के लिए आपको हिप्नोटाइज किया जाता है। और हर इंसान हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रॉपर टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है। कि हर इंसान जो है वो, हम कहें कि आप हो जाएंगे, तो ये भी असेस करना पड़ेगा कि आप हो सकते हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थेरेपिस्ट ही कर सकता है। तो इसको मैं टेक्निक्स वगैरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर कोई जो है फिर वो अप्लाई करने लगता है। जैसे एक जो मेडिसिन है, ठीक है, वो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसी तरह से हिप्नोटाइज करने के भी हो कोई भी चीज है जी बगैर डॉक्टर की जो है आप उससे मशवरे से ना करें। और इसी तरह अपना ये जो माहिर नफ्सियात होते हैं, ये भी आप अपने खुद से कुछ भी ना करें, तो वो जाहिर बात है डिग्रीज लेते हैं और पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके डॉक्टर फहमीदा आप आई। तो उसमें यही है जी, हमने 3 टॉपिक्स पे बात कर ली। 2 ही टॉपिक्स थे कि बच्चों की जो है मामला सारे, आप अपना जो घर के जो भी मामला है अपने तक रखें। अगर आपने लड़ाई झगड़े करने हैं, जिस तरह भी जो भी करना है, आप जाएं साइड पे जाएं, अच्छी तरह लड़ें, मारें, जो भी करें, एक दूसरे के साथ टार्चर करें। बच्चों के सामने ऐसा ना करें। एक मैसेज माँ बाप के लिए, और एक वो किसी की जो याद में मजनू या लैला बन जाते हैं, हर चीज रिश्तों को भुला के अपना बिजनेस, नौकरी, हर चीज छोड़ देते हैं। मैसेज यही है कि मोबाइल का यूज थोड़ा कम कीजिए, और ये रिलेशनशिप जो है वो सारे कुछ जो है इनसे हट के भी दुनिया है। आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पाला है, आपको बड़ा किया है, आपके लिए मेहनत की है, तो करंटली उनका भी ख्याल करें, उनसे हट के उनकी खिदमत करें, जो कि आप लोगों का फर्ज है। और यंग जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि उनको अपने पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए, अपने सिबलिंग्स का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका ख्याल किया, ठीक है। तो उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करें। देखिए, इसमें रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि सिबलिंग्स में आपस में जेलसी फैक्टर होता है जी, तो वो अगर जेलसी फैक्टर को खत्म करके कजन्स में भी सिबलिंग्स, जिसे शरीक कहते हैं, हमारे शरीक अमूमन तायाजाद होगी, कोई भी एक्सवाइजेड चाचा जैसे बहन भाई, ठीक है। अच्छा, बहन भाई, ठीक है। पेरेंट्स के लिए यही है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को मॉनिटर करें। कर्टली यंग है, ठीक है, या वो यंग भी नहीं भी है, चाइल्डहुड में है, ठीक है, तो उसमें भी आप अपने बच्चों को मॉनिटर करें, और ताकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और मजीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ना जाएं, ठीक है। और अगर बच्चे को जैसे फिजिकली इलनेस है ना, फिजिकल इलनेस है, कट लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है या स्टमक इशू हो जाता है, इसी तरह से मेंटल इलनेस भी है। जितनी इम्पोर्टेंट फिजिकल जो हेल्थ है, उतनी ही उससे कहीं ज्यादा मेंटल हेल्थ है। तो जब आपको लगता है कि कोई एम्बिग्यूटी आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी मेंटल हेल्थ में, तो काइंडली उनको माहिर नफ्सियात यानी कि थेरेपिस्ट को असेस कराएं। हाँ, अगर उनको मेडिसिन की जरूरत है तो फिर उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ठीक है। तो वो मेडिसिन देंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर रहा है कि हाँ इसको आप मेडिसिन दें, ठीक है, तो ये मेडिसिन और साथ में थेरेपी साथ में चलेगी, तो आप उनको दोनों कराएं। अदरवाइज वो थेरेपी से ठीक हो रहा है तो आप काइंडली थेरेपी से ये मत समझे कि मेडिसिन के बगैर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट हो सकता है अगर आप उसको इनिशियल लेवल पे ही चेक करवा लेंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। जी फ्रेंड्स, आपने डॉक्टर फहमीदा की सुनी बातें, और उम्मीद करता हूँ आप इससे बड़ी एक आप कहना चाहिए कि अच्छी गुफ्तगू थी, और आप इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद आप ऑन टू यू, आप लोगों पे है कि आप इसको किस तरह लेते हैं और किस तरह देखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।